है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेज दूंगा और वो सर्वलेट उसको मेरा एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर वो सर्वलेट मेरा लोडेड नहीं है तो मैं दोबारा से रीलोड प्रेस करता हूँ और वो दोबारा से मेरे सर्वलेट को लोड करता है। देन कम्स कि मैं कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करता हूँ सर्वलेट के अंदर। जब सर्वलेट मुझे स्टार्ट करना है तो इसके लिए मैं इनिट मेथड का यूज़ करता हूँ। इनको मैं सर्वलेट्स के अंदर मैं 3 मेथड्स हैं बेसिकली। वन इज़ माय इनिट मेथड, सेकंड इज़ माय सर्विस मेथड एंड थर्ड वन इज़ माय डिस्ट्रॉय मेथड। इनको मैं लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्वलेट भी कहता हूँ। जो मेरा इनिट मेथड है, इनिट मेथड से ही हमेशा मेरा सर्वलेट स्टार्ट होगा। बिना इनिट मेथड का यूज़ किए बिना मेरा सर्वलेट स्टार्ट नहीं हो सकता। जब भी मैं इनिट मेथड का यूज़ करूँगा, जितनी भी मेरी ज़रूरी की इनिशियलाइजेशंस हैं वो कॉल हो जाएंगी और मेरा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो मुझे सर्वलेट्स के केस में सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो यही है कि इसको सिर्फ एक बार मुझे कॉल करना पड़ता है, उसके बाद मैं जितनी भी रिक्वेस्ट आए उनको एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ जब तक कि मैंने अपना सर्वलेट बंद नहीं कर दिया। उसके बाद एक बार जब मेरा ये सर्वलेट चल गया है, देन कम्स माय रिक्वेस्ट मेथड। रिक्वेस्ट मेथड का काम होता है रिक्वेस्ट जो भी आई है उसको प्रोसेस करना, और रिस्पांस मेथड का काम होता है कि जो भी एक रिक्वेस्ट आई है उसका रिस्पांस भेजना। और ये दोनों काम चलते हैं मेरे सर्विस मेथड के अंदर। सर्विस मेथड का काम है चेक करना कि इसको रिक्वेस्ट के पास भेजना है कि रिस्पांस के भेजना है। सबसे पहले जब भी मेरे पास कोई भी काम आएगा तो सर्विस मेथड क्या करता है, उसको सर्वलेट रिक्वेस्ट मेथड के पास भेज देता है। वो रिक्वेस्ट मेथड का काम है उस रिक्वेस्ट को पूरा करना और फिर वो सर्वलेट रिस्पांस मेथड के पास भेज देता है कि अब ये रिक्वेस्ट आई है, अब इसका रिस्पांस वापस जाएगा। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सर्विस मेथड के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही प्रोसेस से काम करता हूँ, मैं इससे मल्टीपल प्रोसेसेस भी एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। ये मेरे पास एक एडवांटेज है सर्वलेट के अंदर, और मेरे पास लिमिटेशन रही है CGI के अंदर, क्योंकि जब भी मैं CGI का यूज़ करता हूँ तो एक टाइम पर एक ही मेथड कॉल होता है और फिर मेरा CGI क्लोज होती है। दोबारा से अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट आती है तो मैं दोबारा से CGI का स्टार्टिंग से कॉलिंग होती है। लेकिन सर्वलेट के अंदर एक बार इनिट मेथड मैंने यूज़ किया, मेरा जो सर्वलेट है वो चल जाता है। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा, जितने भी रिक्वेस्ट भेजूँ वो सारी की सारी को प्रोसेस करता है और मुझे टाइम टू टाइम रिस्पॉन्सेस भेजता रहता है। और जब मुझे अपने सर्वलेट को बंद करना है तो उसके लिए मैं डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करता हूँ। जब एक बार मैंने डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ कर लिया तो मेरे जो सर्वलेट है वो बंद हो जाती है। दोबारा से अगर मुझे सर्वलेट का यूज़ करना है तो मुझे दोबारा से इनिट मेथड के अंदर जाना पड़ेगा। वो इनिट मेथड जो है दोबारा से मेरी सर्वलेट को स्टार्ट करेगा और फिर मेरा सारा प्रोसेस पूरा होगा। और अगर मैं एक बार भी डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करता हूँ उसके बाद मेरी सर्वलेट काम नहीं करेगी जब तक मैं दोबारा से उसको स्टार्ट नहीं करता इनिट मेथड का। और अगर मैं डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ नहीं करता हूँ तब तक मैं जितने भी काम करवाना चाहूँ एक ही बारी सर्वलेट कॉल किए के साथ ही करवा सकता हूँ। मतलब देन कम्स टॉमकैट। टॉमकैट जो बेसिकली है ये मेरे पास एक ऐसा इंजन है जो मेरी सर्वलेट की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। टॉमकैट अपाचे के साथ मिला हुआ एक तरह से, जो अपाचे टॉमकैट नाम का एक सॉफ्टवेयर है। इट इज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अस फॉर इम्प्लीमेंटिंग सर्वलेट्स। बहुत ही आसानी से ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और ये सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर भी बहुत इजीली अवेलेबल है, प्लस इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, एंड इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देन कम्स माय एडवांटेजेस
एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सर्वलेट्स। जो सबसे बड़ी एडवांटेज सर्वलेट के साथ मिलती है वो ये है कि हर एक रिक्वेस्ट को वो अलग प्रोसेस नहीं बना के चलता, वो एक ही प्रोसेस मान के चलता है। मतलब मुझे बार बार से सर्वलेट को स्टार्ट नहीं करना पड़ता। एक बार जब मैंने सर्वलेट को स्टार्ट कर लिया है तो मैं उसको एग्जीक्यूट जितने मर्जी टाइम करवा लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब मैं उसको अंदर डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करता हूँ तो मुझे अपने सर्वलेट को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकंड इज कि जो मेरा सर्वलेट है ये मेमोरी के अंदर तब तक रहता है जब तक कि मैं डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ ना कर लूँ या फिर मेरे दोबारा से सर्वलेट को रीलोड नहीं करता। सर्वलेट के अंदर जो तीसरी मेन एडवांटेज है वो यही है कि इसके अंदर मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक टाइम पर हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन CGI के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। CGI एक टाइम पर एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकती है, प्लस जब भी मुझे कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करनी है तो कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो CGI दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन सर्वलेट्स के केस में मुझे दोबारा से सेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है सर्वलेट्स के केस में, इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो लैंग्वेजेस की चॉइस है वो बहुत कम है। लेकिन CGI के अंदर ये मुझे एडवांटेज मिलता है कि मैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर चाहूँ मैं काम आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन सर्वलेट्स के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। देन द थर्ड मेथड दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज JSP, दैट इज जावा सर्वर पेजेस। JSP जो है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सन माइक्रोसिस्टम ने डिफाइन की है, जिससे कि मैं डायनामिक पेजेस बना सकता हूँ वेबसाइट के अंदर। JSP जो है ये मेरे पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, बिल्कुल ये सर्वलेट्स की तरह ही काम करती है। मैं अपनी रिक्वेस्ट भेजता हूँ सर्वर के पास, सर्वर जो है JSP को कॉल करता है और उसको एग्जीक्यूट करवाकर मुझे रिस्पॉन्स भेजता है। वेब क्लाइंट इसके अंदर वो चीज़ है जो रिक्वेस्ट भेजता है। फॉर एग्जाम्पल आप हो, मैं हूँ, जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम लोग वेब क्लाइंट कहलाते हैं और जो सर्वर का काम है मुझे रिस्पॉन्स देना। JSP जो है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मेथड है, इसलिए ये जितने भी एप्लीकेशंस या जितने भी रिसोर्सेज हैं सर्वर के उनको प्रॉपरली असेस कर सकता है। JSP जब भी मुझे लिखना है मैं उसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर लिख सकता हूँ, जैसे कि नोटपैड होता है मेरे पास। लेकिन जब मुझे इसको सेव करना है तो उसके लिए मैं .jsp एक्सटेंशन ज़रूर दूंगा। जैसे मैं HTML में लिखता हूँ नोटपैड के अंदर ही, और जब मुझे उसको सेव करना है तो .html की एक्सटेंशन देता हूँ। इसी तरह से जब भी मुझे JSP में लिखा हुआ प्रोग्राम सेव करना है तो उसको मैं .jsp की एक्सटेंशन देता हूँ। उसके बाद आता है कि मेरे को एडवांटेजेस क्या क्या मिलती हैं JSP को यूज़ करने की। जो मेरा JSP है ये हमेशा फॉलो करता है राइट वंस रन एनीवेयर पॉलिसी। मतलब मैं इसको एक बार लिखूंगा, जिस मर्जी सर्वर पे ले जाऊं, जहां मेरा मन करे वहां मैं जाकर इसको चला सकता हूं। सबसे बड़ी एडवांटेज इसको ये मिलती है, मुझे इसके अंदर इसके कोड को बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो दूसरी एडवांटेज है वो ये है कि जो JSP के टैग्स हैं ये बिल्कुल ही HTML से मिलते जुलते हैं। अगर मुझे HTML आती है तो मैं आसानी से JSP का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेन तो बेसिकली HTML के टैग्स ही यूज़ होते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा पोर्शन यूज़ होता है JSP का। अब जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे मिलता है JSP के अंदर काम करने से वो ये है, ये अपने रोल्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके रखता है। एक होता है ग्राफिकल पार्ट और दूसरा होता है डायनामिक पार्ट। जो मेरा ग्राफिकल पार्ट है ये बेसिकली डील करता है डिज़ाइनिंग के साथ। जब भी मुझे वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो वो मैं ग्राफिकल पार्ट की हेल्प से करता हूँ, ताकि
जो मेरी आउटपुट है वो अच्छी से अच्छी आए और मेरी जो वेबसाइट है उसकी लुक बेटर हो। जो भी डाटाबेस को हैंडल करने की बात है वो सारा का सारा काम होगा डायनामिक कंटेंट के अंदर। इसीलिए जो भी कंपनीज जेएसपी में काम करती हैं वो दोनों तरह के बंदे रखती हैं। एक जिसको जेएसपी नहीं आती चाहे लेकिन उसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, उसको वो रखती है वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए। दूसरा वो जेएसपी वाले बंदों को रखती है जिनको जेएसपी का कोड अच्छी तरह आता है ताकि वो डायनामिक पार्ट को हैंडल कर सके। तो अगर आपकी डिजाइनिंग अच्छी है और आपको जेएसपी का कोड नहीं आता तब भी आप जो कंपनीज जेएसपी में काम करती हैं उसके अंदर जाकर जॉब इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। देन कम्स व्हाट आर माय बेसिक स्टेप्स फॉर अ जेएसपी रिक्वेस्ट। जब भी मुझे जेएसपी रिक्वेस्ट भेजनी है 4 स्टेप्स मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। सबसे पहले जो मेरा वेब ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट भेजेगा जेएसपी पेज के पास। अब जो मेरा ये जेएसपी पेज है ये जेएसपी इंजन इसको कॉल करेगा और इसके साथ का सर्वलेट जनरेट करके देगा। ये जो सर्वलेट है ये कंपाइल किया जाता है और जो आउटपुट मुझे चाहिए दैट इज जो मेरा कंपाइल्ड सर्वलेट है ये मेरे को दिखा देगा। एज अ रिस्पॉन्स मेरे वेब ब्राउज़र के अंदर नज़र आएगा। देन कम्स कि मेरे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जेएसपी के। जेएसपी के अंदर मैं 4 बेसिक कंपोनेंट्स का यूज़ करता हूँ। फर्स्ट वन इज़ माय डायरेक्टिव्स, सेकंड इज़ माय एक्शन, थर्ड इज़ implicit objects and fourth is JSP scripting। जहाँ तक डायरेक्टिव्स की काम है ये मुझे बताता है पूरा एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मेरे पेज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये मुझे बताएगा कि मैंने जो प्रोग्रामिंग की है मैंने कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ की है। उसके लिए इसके अंदर काफ़ी सारे मेरे पास एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट है जो मुझे बताएगा कि मैं कौन सी लैंग्वेज के अंदर काम कर रहा हूँ। दूसरा एक एक्सटेंड एट्रीब्यूट है। ये मैं एक्सटेंड एट्रीब्यूट तब यूज़ करता हूँ जैसे कि हम लोग C++ में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। वो एक्सटेंड का काम होता है कोई क्लास जो मेरे पास पहले से ही बनी हुई है उसको इसके अंदर कॉल करना। तो इसके लिए भी मैं डायरेक्टिव्स की हेल्प लेता हूँ। देन कम्स माय इंपोर्ट एट्रीब्यूट। डायरेक्टिव्स के अंदर इंपोर्ट का काम होता है कि अगर मुझे कोई भी मेरी पहले से ही फाइल बनी हुई है उसको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए मैं इंपोर्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। उसके बाद आता है मेरे पास एक्शन कंपोनेंट। एक्शन नाम से पता चल रहा है कि एक्शन लेना, कि मेरे को क्या एक्शन लेना है जब भी एक रिक्वेस्ट आएगी। इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं जैसे कि बीन्स का एक कंसेप्ट होता है, उसको यूज़ करने के लिए मैं JSP यूज़ बीन का यूज़ करता हूँ। अगर कोई भी मुझे डाटा गेट करना है तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ JSP की गेट प्रॉपर्टी। अगर मुझे कोई भी डाटा पोस्ट करना है तो उसके लिए मैं पोस्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। उसके बाद मेरे पास थर्ड आता है इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स जो मेरे पास हैं ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो पहले से ही मेरे पास बने हुए हैं और मैं इसकी हेल्प से JSP के डॉक्यूमेंट्स को ईजीली रन कर सकता हूँ। लास्ट आता है JSP स्क्रिप्टिंग। JSP स्क्रिप्टिंग कंपोनेंट तब यूज़ करता हूँ जब भी मुझे JSP का कोड लिखना है। मतलब अगर मुझे कोई भी कोड लिखना है JSP के अंदर तो मैं हमेशा JSP स्क्रिप्टिंग के अंदर ही सारा का सारा कोड लिखूँगा। मतलब मुझे कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, कोई भी मुझे लूप्स लगाने हैं, वो सारा का सारा काम मैं JSP स्क्रिप्टिंग के अंदर करता हूँ। उसके बाद मेरे पास
नेक्स्ट टॉपिक है JSP टैग्स। JSP के मेरे पास 5 मेन टैग्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज माय डिक्लेरेशन टैग, सेकंड इज माय स्क्रिप्टलेट टैग, थर्ड इज माय expression tag, then comes my directive tag, and last is my action tag. वन बाय वन हम इन सारे टैग्स को अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टैग मेरे पास अवेलेबल है वो है डिक्लेरेशन टैग। डिक्लेरेशन टैग बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ जब भी मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कोई मेथड डिक्लेयर करना है, इसके लिए मैं डिक्लेरेशन टैग का यूज़ करता हूँ। आपकी स्क्रीन पर इसका टैग आ रहा है, दैट इज फर्स्ट इज लेस देन का साइन, फिर मॉड्यूलस और फिर एक्सक्लेमेशन साइन। ये मैं यूज़ करूँगा जब भी मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इसको मैं स्टार्ट टैग भी बोलता हूँ। जैसे ये टैग स्टार्ट हो गया उसके बाद मैं अपना कोड लिखूँगा। जैसे कि मुझे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे एक एग्जाम्पल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इंटीजर a इक्वल टू 10, उसके बाद सेमीकोलन। जिस तरह से हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करते हैं, मैं इसमें भी एज इट इज़ ही डिक्लेयर करूँगा और फिर सेमीकोलन लगाकर उस स्टेटमेंट को बंद करूँगा। और जब मेरा डिक्लेरेशन का काम ख़त्म हो गया है तो मैं उसके अंदर दोबारा से मॉड्यूलस का साइन और ग्रेटर देन साइन लगाकर इसको मैं कहता हूँ मेरा ये एंड टैग होता है। JSP के अंदर जिस तरह से मैं वेरिएबल्स दूसरी लैंग्वेजेस में डिक्लेयर करता हूँ, इसके अंदर भी एज इट इज़ डिक्लेयर करता हूँ। जैसे मैंने दिया हुआ है इंट a इक्वल टू 10। इंटीजर जो है ये मेरी डाटा टाइप है, a जो है ये मेरा वेरिएबल है और 10 है जो मैंने इसको वैल्यू दी है। सिमिलरली इसके अंदर फ्लोट डाटा टाइप भी चलती है। अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेने हैं, अगर मुझे करेक्टर्स लेने हैं तो उसके लिए कैर डाटा टाइप चलेगी, अगर स्ट्रिंग लेने हैं तो स्ट्रिंग डाटा टाइप चलेगी। उसके बाद सेकंड आता है मेरे पास स्क्रिप्टलेट टैग। स्क्रिप्टलेट टैग मैं यूज़ करता हूँ जब भी मुझे कोई भी कोड लिखना है तो उसके लिए मैं स्क्रिप्टलेट टैग का यूज़ करता हूँ। इसके जो स्टार्टिंग टैग है वही है लेस देन का साइन और मॉड्यूलस का साइन। उसके बाद जो भी मैं कोड अपना लिखना चाहता हूँ मैं सारा का सारा कोड इस